लोचन भैया इतने साल से ही हवेली में हैं, आज पहली बार अदालत जाना पड़ रहा है। बच्चे भैया आज उनकी रिहाई हो जाएगी ना? देखिए हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। क्या डर लग रहा बहुत। साले साहब कहाँ अदालत जा रहे हो? हाँ साले साहब, आज छोटे बाबू की सुनवाई है, आप आ रहे हैं ना अदालत में? मैं तो चाहता हूँ कि मैं अदालत आऊँ, लेकिन आ नहीं आ सकता। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि छोटे बाबू की रिहाई जितनी जल्दी हो सके हो जाए। मैं क्या लोचन भैया, आप चलो ना वहाँ पे, चलो चलो। साले साहब, छोटी बहू रानी अकेली है, रो रो के हलेकान हो रही है, अपनी जान दे रही है। हो सके तो आप थोड़ा से उनको देख लीजिएगा। साले साहब हम चलते हैं। केस नंबर 317/37 स्टेट वर्सेस कौस्तमनी चौधरी। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। कौस्तमनी चौधरी हाजिर हो। कौस्तमनी चौधरी, अदालत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी आस्तीनें नीचे कीजिए और कुर्ते का बटन भी ठीक कीजिए। इस दफे मैं आपको माफ कर दे रहा हूं, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। जबरदस्ती लगान वसूल करना, लोगों की जमीन हड़प लेना, गरीबों पर जुल्म करना, उनके घरों में आग लगा देना और घर की पत्नी के अलावा बाहर रखेल रखना, इन लोगों का शौक रहा है मिलॉर्ड। माफी चाहता हूं। अदालत के कटघरे में खड़े ये कौस्तुभमणि चौधरी, जिन्हें लोग छोटे बाबू के नाम से जानते हैं, दरअसल ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये एक बहुत बड़े जमींदार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी रखेल का नाम है चुन्नी बाई। ये छोटे बाबू रंगीन मिजाज, शौकीन मिजाज, एक अय्याश किस्म के इंसान है मिलॉर्ड। पैसा तो रहा नहीं, लेकिन अय्याशी रह गई। और उधर चौधरी परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ये बात ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए कुछ महीनों से छोटे बाबू चुन्नी बाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे मिलॉर्ड। और दूसरी तरफ चुन्नी बाई, जहां सिक्के गिरे वहां उसकी पायल बजी, तो मजबूरन उसे छोटे बाबू का हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थामना पड़ा। और वो हाथ था नाटू दत्त बाबू। छोटे बाबू को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। नतीजा, उन्होंने नाटू दत्त बाबू को जान से मारने की कोशिश की और साथ ही चुन्नी बाई को भी मारने की कोशिश की मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं अपने फाजिल दोस्त की बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। ये बिना कुछ सोचे, बिना समझे और बिना ही किसी सबूत के मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड।
सबूत खुद चुन्नी बाई हैं मिलोड, और इसीलिए मैं चुन्नी बाई को एक गवाह की हैसियत से अदालत के इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। चुन्नी बाई हाजिर हो। आप हैं मशहूर तवायफ चुन्नी बाई। तुम छोटे बाबू को कब से जानती हो? मैं 14-15 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई थी। उसके बाद छोटे बाबू ने ही मुझे सहारा दिया। अच्छा, 5 अप्रैल की रात को जब यह हादसा हुआ, उस समय छोटे बाबू कहाँ थे? मैं नाटू दत्त बाबू के लिए नाच रही थी। नाचते नाचते मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं जाम भरे कांच के गिलास पर जाकर गिर गई और उन कांच के टुकड़ों से मैं जख्मी हो गई। उस समय छोटे बाबू क्या कर रहे थे? जहां तक छोटे बाबू का सवाल है, छोटे बाबू वहां थे ही नहीं। चुन्नी बाई, क्या बकवास करिए तुम? ऑर्डर ऑर्डर। क्या कर रहा नाटू? चुप कर। चुन्नी बाई, सब किए खड़े पर पानी फिर दिया। चुन्नी बाई के बयान से साबित होता है कि कौस्तामणि चौधरी बेगुनाह है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। बधाई हो मजले बाबू, बधाई हो। अरे मैंने कहा था ना भाई। मुझे छोटी चाची के लिए बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं बाहर गया ही क्यों। छोटे चाचे की वैसी इतनी तबीयत खराब है, पता नहीं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इस दरोगा के बच्चे की इतनी हिम्मत, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मजले चाचा ने दरोगा को समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चारू, हमारे खानदान का कोई भी मर्द आज तक थाने तक नहीं गया है। ये अदालत तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरे हम तो किसी से नजर मिलाने के लायक तक नहीं रहे, और मैं जानता हूं इसका जिम्मेदार कौन है। इस सब का जिम्मेदार वो नाटू दत्त है, और इस नाटू दत्त को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप शांत हो जाइए, देखिए, हिम्मत रखिए, भगवान सब ठीक कर देगा। आप अपनी इस भक्तनी को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपने मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास वापस नहीं लौटाया ना, तो मैं यहीं आपके चरणों में भूखी प्यासी पड़ी रहूंगी। तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक आप मेरे स्वामी को
मेरे पास नहीं लौटाते थे। छोटी बहुरानी, बड़ी माँ, हे, छोटे बाबू आ गए। मजली मालकिन, छोटे बाबू आ गए। छोटी बहुरानी। छोटे चाचा आप ठीक है ना? छोटे चाचा, मैं भी छोटी चाची को खबर करता हूँ। छोटे, दिल छोटा मत करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। छोटी बहुरानी, छोटे बाबू हवेली में आ गए। क्या छोटे बाबू वापस आ गए? हे यशोदा दुलाल, तूने मेरी लाज रख ली। तूने मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास लौटा दिया। बैठिए। यशोदा दुलाल की कृपा से आप ठीक ठाक लौट आए। आप कुछ खाएंगे? हाँ, छोटी, मुझे अकेला छोड़ दो। आपको अच्छा भोजन छोटी, नहीं? बस कुछ तो खा लीजिए। आप रहने दीजिए दीदी, आप नहीं समझती। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हाँ, मैं भोजन लाती हूँ दीदी। छोटी, उसे अकेला छोड़ दे, आराम करने दे। आई बड़ी माँ, यहाँ पे। छोटे, छोटे, आराम, कितना कमजोर हो गया है तू। खाना वाना ठीक से नहीं मिला होगा उधर। छोटे, उन लोगों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? हाँ, दरोगा ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी? तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया? बड़ी दीदी, जो भी हुआ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब छोड़िए इन बातों को। तू चुप रह। छोड़िए इन बातों को, उसे छोटे को आराम करने दीजिए। छोड़िए ना, उन दोनों को अकेला छोड़ देते चाहिए। मुझे पूछने दे मजली, तुझे क्या मालूम? चुप रह मजली, मैं तो पूछूंगी। हरामजादी, हमारा खाती है और हमारे खिलाफ बोलती है। तेरी वजह से छोटे बाबू छूटे आज। तेरी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा। तेरी वजह से हमारे सब किए कराए पर पानी गिर गया। तेरी वजह से चुने, तू जानती नहीं है तूने किसके साथ दुश्मनी मोल लेनी है। नाटू दत्त नाम है मेरा। टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर दूंगा तुझे। एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दूंगा। माफ कर दीजिए मुझे। माफी नहीं, बल्कि अब ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। हुजूर ये नादान है, सच जानिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हाँ, चुप कर दल्ले। कसूरवार होने के बाद भी तू उसे बेकसूर ठहरा रहा है। मैं सच कहता हूँ हुजूर, कटघरे में आकर चुन्नी घबरा गई थी। मैं डर गई थी हुजूर। कोई और होता तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन हम तुझे टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, बल्कि तुझे टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर देंगे। यही सजा है तेरी। मोहताज कर देंगे हम तुझे। हुजूर, आज चल कर ले।
चुन्नी चुन्नी तुम ठीक तो हो ना? हाँ? वृंदावन, क्या ये सच है कि हम टुकड़े टुकड़ों के मोहताज हो जाएंगे? चुन्नी ये तो बात की बातें हैं। खैर मनाओ कि जान बच गई। ये सब मेरे बाबू की सजा है। मैंने छोटे बाबू के साथ बेईमानी की, उसी की सजा मुझे मिल रही है। चलो अच्छी बात है, छोटी बहू को खुशी तो नसीब हुई। बंसी, छोटी बहू क्या मुझे याद करती है? सच कहूं साले साहब, छोटी बहू रानी को छोटे बाबू मिल गए ना, वो सब कुछ भुला बैठी है, सब कुछ भुला बैठी है। उसको अब कुछ याद नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा। छोटी बहू को छोटे बाबू मिल गए और जवा को सुपवित्र। अब मैं यहां क्यों रह रहा हूं और किसके लिए? आप इतने खामोश क्यों हैं? अपने दिल पर इतना बोझ मत लीजिए। जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाइए। मैं आपको इतना दुखी नहीं देख सकती। आप हंसते बोलते कितने अच्छे लगते हैं। मैं आपको इस तरह मायूस नहीं देख सकती। आपको याद है जब मैं आपके लिए पहली बार नाची थी तो आप कितना खिलखिला के हंसे थे? मैं आपके लिए फिर उसी तरह नाचूं? ठीक है, अगर आपका दिल और दिमाग अब तक जान बाजार में है तो फिर मैं चुन्नी बाई को बुलवा देती हूँ और वो आपके लिए। नाम मत लो उसका, आज के बाद उसका जिक्र भी मत लाना अपने जुबान पर। उसका नाम और शक दोनों से नफरत हो चुकी है मुझे। देखिए, इसे यहाँ से तोड़वाना है और तोड़वा के इसे वापस प्लास्टर करवाना है। ठीक उसी ढंग से इधर भी करवाना है। आइए मैं आपको और काम दिखाऊंगा। भाई, मुझे आप जैसा ईमानदार, मेहनती और अनुभवी इंसान ही जरूरत है। ये तीनों गुण तो मैं धर्मदास जी के मुझे सुन ही चुका हूँ। आज से आपकी नौकरी पक्की। आज से मैं आपको ओवरसीयर नियुक्त करता हूँ। अरे मुबारक हो भूतनाथ बाबू। ये सब आपकी और सुवेने बाबू की मेहरबानी की वजह से। ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। ये तो बहुत ही गलत बात है। जी, मैंने कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल। अरे भाई, जिसने आपको नौकरी पे रखा उसका कोई जिक्र ही नहीं। जी, आपका भी धन्यवाद। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बस आप मेहनत से काम किए जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाई, मैं भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज से आपकी तनख्वाह होगी 15 रुपए। जी,
15 रुपए? कौन कम है? नहीं, मेरा मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ भाई, अब आपको भूतनाथ बाबू से ओवरसियर बाबू बनना होगा। जी, मैं समझा नहीं। अरे भाई, आपको ये धोती कुर्ता त्याग कर पतलून और बुशर्ट में आना होगा। कमीज पतलून? आप घबरा क्यों रहे हैं भाई? मैं आपको पूरे महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दूंगा। बस आज आप जाके किसी भी दर्जी के यहाँ अपने कपड़े सिलवाने डाल दीजिए। सुलेमान, सुना कुछ? क्या भाई? हमारे नए ओवरसियर बाबू आए हैं। अरे नए आए या पुराने, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो रोज की मेहनत करनी है और दिहाड़ी लेनी है। बिल्कुल सही कहा भाई। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है जो मकान अपने हाथों से बनाया उसे अपने ही हाथों से तोड़ दे। भला वो क्यों? और नहीं तो क्या। अरे भाई, कहने को तो हम मकान बनाते हैं और खुद बेघर है। दूसरों को छत देते हैं और खुद खुले आसमान के नीचे सोते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। ये ईंट पत्थर का मकान बनाते बनाते इन साहब लोगों का दिल भी पत्थर का हो गया है। 3 दिन अपनी बीवी की बीमारी की वजह से काम पे नहीं आया तो पूरे 5 रुपए काट लिए। अरे छोड़ो भाई, हम गरीबों की गुहार तो ऊपर वाला भी नहीं सुनता। ये साहब लोग क्या सुनेंगे? माँ जी आ गई क्या? माँ आ गई? प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसी हो? ठीक हो बेटा। माँ, पिताजी के देहांत के बाद हमने आपसे कहा था कि आप तीर्थ यात्रा से वापस जल्द लौट के मत आइएगा। फिर आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? पति की आत्मा की शांति के लिए मैं तीर्थ गई थी। सोचा था पति के जाने के बाद मेरा जीवन तो व्यर्थ है, बाकी का जीवन भगवान के चरणों में बिता दूंगी। मगर पुत्र का मोह मुझे वापस खींच लाया। माँ, आप तीर्थ यात्रा पे वापस चली जाइए। कुछ दिनों के लिए भुला दीजिए पुत्र मोह को। हमारा मकसद कामयाब होते ही हम खुद आपको वापस लेने आएंगे। बेटा माँ से अलग रह सकता है, मगर एक माँ अपनी बेटे से कैसे अलग रहे? माँ तुम समझते क्यों नहीं हो? माँ, तुम्हारी ये सूनी मांग, तुम्हारी ये सफेद साड़ी हमें हर पल इस बात का एहसास दिलाती रहती है कि हमारे पिता का हत्यारा अभी तक जिंदा है। मां, अगर तुम हमारे सामने रहोगी तो हमारा खून हमेशा खौलते रहेगा और हम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे और हमारे हाथों मछली बाबू का खून हो जाएगा। और ये हम नहीं चाहते। एक पल में अगर उन्हें मारना होता तो हम उन्हें कब का मार चुके होते, लेकिन हम उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं, उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनकी वो हालत करना चाहते हैं कि वो खुद मौत मांगे, लेकिन उन्हें मौत भी नसीब ना हो। बेटा, होनी बलवान होती है, उसे टालना इंसान की बस की बात नहीं होती। हो सकता है तेरे पिता की मौत ऐसे ही लिखी हो। नहीं मां, नहीं। मेरे पिता की मौत लिखी जरूर गई थी, लेकिन उसे लिखने वाला था वो मजले बाबू। हवेली के वो सारे लोग जो मेरे पिता के दुश्मन थे, अब मेरे दुश्मन हैं। बदले की भावना ने तुम्हें पागल बना दिया है। हाँ, पागल हो गया हूं मां, मैं पागल हो गया हूं। मैं जानती हो क्यों? ये देखो, जानती हो क्या है मां? ये मेरे पिता की अस्थियां हैं और मैंने कसम खाई है मां, जब तक अपने पिता की मौत का बदला न ले लूं, जब तक उनके हत्यारों को सजा न दे दूं, मैं इसे गंगा में विसर्जित नहीं करूंगा। नहीं बेटा, अस्थियों को इस तरह रखना पाप है। बेटा, तेरे पिता की शांति के लिए इसे विसर्जित कर दे बेटा। नहीं मां, नहीं। मेरे पिता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनके हत्यारे मरेंगे। अरे बेटा,
तेरे सिवाय हमारे और कौन है? अगर तुझे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटे, दुश्मनी की आग में दोनों घर जलते हैं, दोनों घर बर्बाद होते हैं। अपनी माँ का कहना मान ले बेटा, खत्म कर दे इस दुश्मनी कभी को। नहीं माँ, ये दुश्मनी हवेली से शुरू हुई थी और मुझे कसम है अपने स्वर्गवासी पिता की कि मैं इस दुश्मनी को हवेली में ही खत्म करूंगा। बेटा, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस दुश्मनी को? मैं उनसे बात करूंगी। जी सुनिए। सुनने की फुर्सत नहीं है। जी मुझे कपड़े सिलवाने हैं। यहाँ कपड़े ही सिले जाते हैं, जूते नहीं बनते। कहिए, आपको क्या सिलवाना है? जी मुझे बुश शर्ट और पैंट सिलवानी है। ठीक है, सामने आइए। क्यों? अरे साहब, अगर नाप नहीं लूंगा तो कपड़े कैसे सिलूंगा? लीजिए लीजिए, ये कपड़े पूरे हैं? हाँ पूरे 5 गज है। अच्छे से लीजिए। हाँ जी। हाँ और अच्छा सिलाइए। हाँ जी। कितने दिन में सिलेंगे? यही कोई 10 से 15 दिन। इतने दिन क्यों? लगता है पतलून और बुशर्ट पहली दफा सिलवा रहे हैं। जी हाँ, पहली दफा सिलवा रहे हैं। लेकिन मास्टर जी एक बात कह दूं मैं आपको, आप पूरे कलकत्ता शहर में काफी मशहूर हैं। आपके कारीगरी के चर्चे शहर के हर एक जगह पे होते हैं। हाँ तो ये जादू है, जादू। जिस दुकान से मास्टर जी मैंने कपड़े खरीदे थे ना, वो भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर कपड़े सिलने हैं तो वहीं एक ही शख्स, वो हैं आप। इसीलिए तो लोग दूर दूर से सिलवाने आते हैं। वो तो है, मेरे भी अच्छे से सिलाना। लेकिन पता नहीं ये अंग्रेज लोग हमारे देश में क्यों आए। आए तो आए, अपना पहनावा भी साथ ले आए। मास्टर जी, मेरे कपड़े कब तक होंगे? अरे कहा ना 10 से 15 दिन। एक कहो ना 10 या 15? 15 दिन। 15 दिन। और इसके पैसे कितने होंगे? 3-4 पैसे ले आना। फिर वही 3 या 4? अच्छा 3 पैसे। अब जाओ। 3 पैसे और 10 दिन नहीं 15 दिन। करूं पाप मन से अविचार किसी के ऊपर, दिया लोभ से पर को दुख जो। दिया लोभ से पर को दुख जो। दिया लोभ से पर को दुख जो, हुआ त्रास से विमुख जो, पर की पीड़ा से सुख जो पाया हो क्षण पर। पर की पीड़ा से सुख जो पाया क्षण पर। अति सुंदर। अरे बिटिया, ये कविता तो तू गा के सुनाया करती थी ना? हाँ। नमस्ते सोने बाबू। नमस्ते भूतनाथ, आओ बैठो बैठो। अरे भाई, इसमें क्या है? ये मिठाई है, रसगुल्ले। आपके कहने पर मुझे रूपचंद जी के यहाँ नई नौकरी लगी है। मुबारक हो। शुक्रिया। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। पता है, उन्होंने मुझे ओवरशियर के ओहदे पर रखा है। अब 15 रुपया पेज की तनख्वाह भी दी है। भाई वाह, तब तो मैं मिठाई जरूर खाऊंगा। हाँ हाँ, आपको खाना ही होगा। पिताजी आप मिठाई नहीं खाएंगे। क्यों? डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। अरे बेटा, डॉक्टर बाबू तो हर चीज के लिए मना कर देते हैं। हाँ, एक खाइए ना। हाँ, खाने दो ना। नहीं पिताजी, आप मिठाई नहीं खाएंगे और आप भी इन्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा, आज चाय से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, इतनी अच्छी खबर सुनी है, ऊपर से भोजन का समय हो रहा है। भूतनाथ बाबू, आज आप हमारे यहाँ ही खाना खाइए। क्यों बेकार में परेशानी? रहने दीजिए ना। इसमें परेशानी की क्या बात है? वैसे भी जबा ने आज बहुत कुछ बनाया है ना बेटिया? क्या बनाया? चिंगड़ी की मलाई करी। सुना, चिंगड़ी की मलाई करी। चिंगड़ी की मलाई करी मुझे बहुत पसंद है। और जो खीर बनी है वो पसंद नहीं है? वो भी पसंद है,
इसे खाने की हर चीज पसंद है। मैं खाना लगाती हूँ। जा आओ यहाँ बैठो। अब बताओ कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत अब ठीक है। समझ में नहीं आ रहा आपके एहसान कैसे चुका पाऊंगा। अरे भूतनाथ बाबू, इसमें एहसान चुकाने की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी ब्रज रखाल बाबू से मैंने वादा किया था, याद है ना तुम्हें? अब मेरे तो 2 ही कर्तव्य बचे हैं। एक तुम्हारी नौकरी, वो तो हो गई पक्की, और दूसरा जबा का ब्याह। सुविनय बाबू, बहुत सही समय पर नौकरी लगी है। बड़े कष्ट में दिन गुजर रहे थे। अब जब ये नौकरी लगी है, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, समझ में नहीं आ रहा संभाल पाऊंगा या नहीं। अरे भूतनाथ बाबू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों नहीं संभाल पाओगे भाई? बड़ा आसान काम है। और रूपचंद बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। घर बनाने का कारोबार है उनका। भवानीपुर में वकीलों और बैरिस्टरों के लिए घर बनवाते हैं। वो तो तुम बड़ी आसानी से कर पाओगे। ये मिठाई देना जरा। मिठाई दो ना। नहीं, अरे अच्छा बात चिल्लाएगी। नहीं चिल्लाएगी, डांटेगी। अरे नहीं डांटेगी। खोलो खोलो खोलो। सुविनय बाबू, खामो। अरे कुछ नहीं होता। हाँ, और रूपचंद बाबू की मैं बात कर रहा था ना। हाँ, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और वाह, तुम भी खाओ। नहीं, खा लो। मैं और खाता हूँ। नहीं, ठीक है। और वहाँ पे अगर तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ हुई ना, तो मेरे पास चले आना, मैं बात कर लूंगा उनसे। वो संकोच बिल्कुल मत करना है। मैं समझ गया। समझ गए ना? आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खाओ खाओ। आप भी अभी बस। अभी सुनो, हर महीने आना भाई। 15 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है। आना भी और मिठाई भी लेते आना। मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पिताजी, पिताजी चलिए, खाना लगे। जब खाओ खाओ खाओ। नहीं खाओगे? बाद में खाएंगे। चलो खाना खाते हैं। चलिए। आप आगे चलिए। हाँ हाँ हाँ। अरे बंसी। अरे साले साहब आइए। कैसे हो? बस ठीक हूँ, नौकरी बजा रहा हूँ। गमछा कहाँ है तुम्हारा? ये है ना कमर में गमछा। अच्छा, ये तो बहुत पुराना हो गया है। हाँ, नया होना चाहिए। होना तो चाहिए साले साहब। अरे आप यकीन जानो साले साहब, हम कब से सोच रहे थे कि ऐसा लाल गमछा खरीदेंगे। देखा तुमने सोचा और मैं ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मुझे नौकरी मिली है। अरे साले साहब बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बंसी, छोटी बहू कैसी है? छोटी बहू रानी? छोटी बहू रानी बहुत खुश है, बहुत खुश है साले साहब। अच्छा। अपने छोटे बाबू को पाकर अपना सारा सुध बुद्धि खो बैठी है। अच्छा हम जाते ही और हम आपकी नौकरी की खबर छोटी बहू रानी को दे देंगे। हाँ बुलदा जी, आप शायद जानते नहीं हैं, हम आपको बताते हैं। हमने अपने बाप की चिता पर कसम खाई थी कि जब तक हवेली के एक एक इंसान को खत्म ना कर दें, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बदला तो आपका जरूर पूरा होगा नाटू बच्चे। भाई हवेली की बात तो हवेली अब बर्बादी के कगार पर करीब करीब पहुंच चुकी है। मछले बाबू का वो थप्पड़ मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। हर वक्त उन्होंने मुझे नीचा दिखाया है, मेरा मान किया है। दुश्मन तो मैं भी हूं उनका, लेकिन सिर्फ एक जगह मैं कमजोर पड़ जाता हूं, वो है अपने दामाद जी की वजह से। बर्बाद तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि मेरे दामाद पर कोई आंच ना आए।
अब ये देखना तो आपका काम है हबुलदत जी। हाँ, ये बात तो तय है कि अगर आपका दामाद हमारे रास्ते में आया तो हम उसे खत्म कर देंगे। मैं उसे समझाने की कोशिश तो कर रहा हूं। कैसे व्यवसायी हैं आप हबुलदत जी, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अपने दामाद और अपनी बेटी को उस घर से अलग कर दीजिए। वही तो मैं सोच रहा हूं, वही सोच रहा हूं मैं। सोचिए मत हबुलदत जी, वक्त नहीं है, कर गुजरिए। भूल गए अपनी बेइज्जती को, उस थप्पड़ को? बदला लेना या नहीं लेना उसका? और हमें भी तो अपने बाप के कातिलों से बदला लेना है। हे भगवान, ये सब तो खून खराबी में उतर आए हैं। क्या करूं? क्यों ना हवेली जाकर बड़ी माँ से मिलूं, जरूर वो कोई हल निकालेगी। आप इतने उदास क्यों हैं? देखिए ना, आपके आने से हवेली में खुशियां मनाई जा रही हैं। सब नाच घर में जमा हो रहे हैं। आप नहीं जाएंगे? चले जाइए, तबीयत बहल जाएगी। देखो छोटी बहू, अगर कोई हमारे बारे में पूछने आए तो कह देना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। मैं आपके लिए यहीं जाम बना देती हूँ। क्या हुआ? हम शराब नहीं पिएंगे। क्या? आप शराब नहीं पिएंगे?